2017 में अमित शाह के लगाए पेड़ ने देना शुरू कर दिया फल। शाह के मिशन साउथ से 2025 में मोदी बीजेपी की राह आसान। कांग्रेस के गढ़ में शाह के धोबिया पछाड़ ने लहराया बीजेपी का झंडा। शाह के जुगाड़ से केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्रा में कांग्रेस की जगह अब भाजपा बना फर्स्ट चॉइस। नरेंद्र मोदी के मिशन 2024 में सबसे महत्वपूर्ण अमित शाह की रणनीतियां रही हैं। अमित शाह ने जहां नॉर्थ में एक बार फिर से भाजपा को मजबूत किया, वहीं कांग्रेस को वर्चुअली नॉर्थ से साफ कर दिया। अब नॉर्थ के बाद बारी आई है मिशन साउथ की। 2017 में अमित शाह ने पार्टी के नेताओं को दक्षिण के मिशन पर और मिशन का खाका बताते हुए उन्हें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में अस्थिर राजनीतिक स्थिति को पुनर्गठित करने और वहां के राजनीतिक संभावनाओं को तलाशने के लिए भेजा था। पिछले कुछ वर्षों में एक मजबूत आरएसएस नेटवर्क बनाया गया और इस योजना पर लगातार काम किया जा रहा है। अमित शाह की रणनीति दूसरे राज्यों से पार्टी और कुछ बड़े नेताओं को लाना, लोकप्रिय फिल्म सितारों को यहां जोड़ना, इस पूरी रणनीति में अमित शाह लगातार सफल रहे। जहां केरल में 26% मुस्लिम और 18% ईसाई मतदाता हैं, जो पिछले 2 लोकसभा चुनावों के नतीजों को लगातार महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते रहे हैं, उन्हें भी अमित शाह ने अपनी रणनीति से टारगेट किया। अमित शाह ने हिंदुओं और ईसाइयों को लुभाने के लिए कई कदम उठाए। इसके दौरान उन्होंने भाजपा केरल में साइरो मालाबार चर्च को लगातार जो इसमें उलझनें बनी हुई थी, उन उलझनों को सुलझाने के लिए भी प्रयास किया। अमित शाह ने ईसाई मतदाताओं को लुभाने के लिए 2015 में रिचर्ड हे को भाजपा में शामिल कराया। उन्हें 16वीं लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 नियुक्त सदस्यों में से एक भाजपा की कुर्सी पर बिठाया गया। 2016 में मलयालम सुपरस्टार सुरेश गोपी को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। अमित शाह ने इन्हें राज्यसभा भेजकर वो सारी कसर पूरी कर दी जिससे केरल से कांग्रेस को झटका लगाया सके। इतना ही नहीं, उसी वर्ष भाजपा में उन्हें शामिल भी किया गया। 2017 में नौकरशाह से नेता बने केजे अल्फोंसो को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, जो कि इस समाज के वोट को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी नाजीर मानी जाती है। शाह ने अप्रैल 2023 में दिग्गज कांग्रेसी नेता ए.के. एंटोनी के बेटे अनिल के. एंटोनी को भाजपा में शामिल कराया। श्री अनिल के. एंटोनी पथानामथिट्टा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। फरवरी 2024 में केरल के पीसी जॉर्ज ने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी का विलय भी भाजपा में करा दिया। बताया जाता है कि अमित शाह की लगातार रणनीतियों की वजह से ये भी संभव हो पाया है। अब भाजपा प्रवक्ता जॉर्ज कुरियन को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी दिलाने के लिए और बड़ी जीत दिलाने के लिए ये एक निर्णायक भूमिका में रहेंगे। इतना ही नहीं, साउथ के एक और राज्य तेलंगाना में अमित शाह ने एक और रणनीति पर काम किया। हाल के वर्षों में तेलंगाना में भाजपा का उदय उल्लेखनीय रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 7% वोट शेयर हासिल हुआ था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीतकर कई पार्टियों को चौंका दिया। दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 14% वोट शेयर हासिल किया और 8 सीटें जीती। ये अमित शाह की रणनीति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इस राज्य में लगातार जो अशांति थी उसे विकास उन्मुख कार्यों की तरफ लगाया। कल्याणकारी योजनाओं के तहत पीएम मोदी की स्वच्छ छवि पर प्राथमिक ध्यान देते हुए उसे प्रचार का मुख्य बिंदु बताया। बीआरएस पर दरअसल तेलंगाना में बीआरएस को कमजोर करना भी भाजपा और अमित शाह की एक बड़ी रणनीति रही। हाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार से आंतरिक उथल पुथल मची हुई है। प्रमुख नेता लगातार कांग्रेस और भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कविता की गिरफ्तारी और अन्य कई नेताओं के भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से जो फोन टैपिंग मामला आया है, उससे भी पार्टी कमजोर हुई है। भाजपा इस समय राज्य में कांग्रेस विरोधी मतदाताओं पर निर्भर है। मार्च 2024 में सांसद गोडेम नागेश और सीताराम नाइक, पूर्व विधायक जलामगम वेंकटराव और सानापुड़ी सैदिरेड्डा सहित कई वरिष्ठ बीआरएस नेता भाजपा में शामिल हुए। इसके साथ साथ इन नेताओं के आने से जो वोट शेयर तेलंगाना में भाजपा का है, जो लगातार बढ़ रहा है, बताया जाता है कि अमित शाह की लगातार रणनीतियों की वजह से ये भी संभव हो पाया है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। अमित शाह जब तमिलनाडु की तरफ बढ़ते हैं
तो वो राज्य के द्रमुक अनाद्रमुक विरोधी मतदाताओं को साधने के लिए गठबंधन बनाने की रणनीति बनाते हैं। मार्च 2024 में एस रामदास के नेतृत्व वाली पटाली मक्कल काची यानी पीएमके एनडीए गठबंधन में शामिल हो गई। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पीएमके की 10 सीटें दी। इन सीटों के लिए बताया जाता है कि अमित शाह ने जीतोड़ मेहनत की और उसके साथ साथ इन सीटों पर भाजपा अपनी रणनीति के तहत इस पार्टी को भी मजबूत करेगी। इस गठबंधन से तमिलनाडु में भाजपा अब तक जो नहीं कर पाई है वो भी कर पाएगी। टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन सहयोगी अम्मा मक्कल मुनेत्र कगजम तमिलनाडु के भाजपा के साथ सीट बंटवारे समझौते के तहत 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। फरवरी 2024 में पूर्व अनाद्रमुक नेता ओ पनीरसेल्वम ने लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन भी फिर से दोहरा दिया है। ये अमित शाह की लगातार रणनीतियों का हिस्सा ही है कि पनीरसेल्वम, जो इनके बारे में बताया जा रहा था कि वो भाजपा से नाराज हो गए हैं, वो भी भाजपा के साथ पुनः जुड़ गए हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश भाजपा के लिए इसलिए भी चुनौती थी क्योंकि यहाँ उनके पुराने सहयोगी उनसे नाराज थे। अमित शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो इस राज्य में पुराने एनडीए के रुख को वापस लाएं, जिसकी वजह से यहाँ फैसले भाजपा के पक्ष में आए। राज्य में पुराने सहयोगियों को पुनर्जीवित करने के लिए अमित शाह की रणनीति यहाँ पर बड़ी कारगर रही। मार्च 2024 में अमित शाह ने भव्य दृष्टिकोण से भाजपा के एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी को और पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। भाजपा ने 6 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, जबकि टीडीपी 17 संसदीय और 144 राज्य सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने इसके लिए लगातार बैठकें की और इन सभी पार्टियों के साथ रणनीति बनाई। सबको सम्मान समावेश के तहत अमित शाह ने यह गठबंधन बनवाया और पुराने एनडीए के स्वरूप को यहां पर फिर से स्थापित किया। अमित शाह के नेतृत्व में यह रणनीति बनाई गई कि जेडीएस के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भी पुरजोर ताकत लगाकर एनडीए एकजुट होकर लड़ेगा, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में लोकसभा और विधानसभा दोनों में एनडीए का आधार बढ़ेगा और पुराने स्वरूप में एनडीए के होने की वजह से साउथ की इस राज्य में भी एनडीए को मजबूत स्थिति में लाया जा सकता है। इसके अलावा अमित शाह ने बोकालिंगा, जो कि एक बड़ी जनसंख्या है उस पूरे क्षेत्र की, उसे भी भाजपा के साथ जोड़ने के लिए स्थानीय नेताओं को पार्टी में जोड़ा और इस समाज के साथ भाजपा लगातार काम कर रही है। अमित शाह के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट के बाद अब साउथ के इन राज्यों में भी भाजपा एक मजबूत वापसी करने जा रही है। बताया जाता है कि ये क्षेत्र कांग्रेस के गढ़ रहे हैं, लेकिन अब अमित शाह की रणनीतियों की वजह से इन क्षेत्रों में भी आप एनडीए को और मजबूत ढंग से वापसी करते हुए देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।